नमस्कार। अब देख लेते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला पक्ष आता है भौतिक पक्ष और दूसरा पक्ष है मानवीय पक्ष। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहला फिजिकल फैक्टर्स से, भौतिक कारक से। भौतिक कारक के अंतर्गत 5 पॉइंट आते हैं। इस पॉइंट को हमें याद करना है और इसको डील करना है कि कैसा है। तो पहला आता है धरातलीय रचना या उच्चवच या रिलीफ। इसमें होता यह है कि मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के थ्रू मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। मगर जब बात करें मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाया जाता है। इसका उदाहरण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंतर्गत आता है। हम भारत के संदर्भ में देखें कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ भूमि मिलेगी, जल सुलभ मात्रा में मिल जाएगा, कृषि हेतु अच्छा जलवायु मिलेगा और परिवहन के साधन। तो ये जो कारण है मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होने के। अब बात करें पठारी क्षेत्र में जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होता है। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भारत के संदर्भ में देखें कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या अधिक है। हम देखें कि बांग्लादेश की बात कर लें। बांग्लादेश में तकरीबन 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो गंगा मैदानी क्षेत्र है वो। अब पठारी क्षेत्र की बात करें तो दक्कन पठारी क्षेत्र है। दक्कन पठारी क्षेत्र में तकरीबन 220 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और जो पर्वतीय क्षेत्र में है तकरीबन 70 से लेकर 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास पाए जाते हैं। ये जो क्रम है ये देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम आबादी पाई जाती है। उसकी वजह है परिवहन के साधन का ना होना, उपयुक्त जलवायु ना होना और कृषि हेतु सुलभ व्यवस्था ना होना। तो ये हम इस डायग्राम के जरिए इसको आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा आता है जलवायु। जलवायु में हम देख सकते हैं कि जो विश्व संदर्भ में देखें तो 80%, चाइना की बात कर लें कि 80% जो जनसंख्या है वह सिर्फ 10 लाख वर्ग किलोमीटर में रहती है। चीन की बात कर लें तो ये जो कौन सा है, ये पूर्वी चीन की बात कर लें, वहाँ जलवायु काफ़ी उपयुक्त है जनसंख्या के हिसाब से। क्योंकि जलवायु कैसी होनी चाहिए, समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होता है मनुष्य या मानव की अधिक जनसंख्या के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर लें, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, चाहे वो इंडोनेशिया की हो या भारत की बात कर लें या बांग्लादेश की बात कर लें, तो वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि यह जलवायु काफ़ी उपयुक्त होता है मनुष्य के लिए। हम बात कर लें अलास्का की बात कर लें, अगर दूसरी बात कर लें कि अति उष्ण और आर्द्र जलवायु में जनसंख्या कम पाया जाता है। हम देख सकते हैं कि आर्द्र जलवायु की बात कर लें तो ये जो अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पर जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होगा। हम बात कर लें कि जहाँ पर टुंड्रा क्षेत्र है, जहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है, वहाँ की बात कर लें कि अलास्का का क्षेत्र, उत्तरी कनाडा का क्षेत्र, साइबेरिया का क्षेत्र, यहाँ पर जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होगा। हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया का तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या अधिक पाया जाता है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा, क्योंकि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में अधिक मरुस्थलीय क्षेत्र है, अधिक जलवायु मनुष्य के उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र जो है उष्ण वाला क्षेत्र है। तो ये हम देख सकते हैं जलवायु के जरिए। तीसरा देखते हैं मिट्टी का उपजाऊपन, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसके अंतर्गत देखते हैं कि हम जो नदियां हैं, जैसे कि हम बात कर लें चाइना की यांगत्से सिकियांग और सिकियांग जो नदी है, जहां नदी तट के किनारे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसकी वजह है मिट्टी का उपजाऊपन। मिट्टी अधिक उपजाऊ होगा तो भोजन, वस्त्र, आवास और परिवहन काफ़ी सुलभ मात्रा में भी मिलेगा और व्यापार भी काफ़ी अधिक उन्नत होगा। तो ये मिट्टी का उपजाऊपन भी जरूरी है। और ये जो कारक जो है पढ़े हम लोग भौतिक कारक में पढ़े, इसमें इस भौतिक कारक देखते हैं। भौतिक कारक के अंतर्गत, भौतिक कारक के अंतर्गत वे कारक आते हैं जो मानव के द्वारा क्रिएट नहीं किए गए हैं, मानव के द्वारा बनाए नहीं गए, ये प्रकृति प्रदत्त कारक होते हैं। तो ये मिट्टी का उपजाऊपन भी प्रकृति प्रदत्त है। अगर मिट्टी जहाँ उपजाऊ पाया जाएगा, उपजाऊ होगा, वहाँ जनसंख्या
अधिक होगा। ठीक है, फिर देखते हैं जलापूर्ति, वाटर सप्लाई जो है। जलापूर्ति के संदर्भ में विडार डी लाप्लास ने बोला भी है कि जल एक निष्ठुर निर्णायक होती है जो अपने से दूर किसी बस्ती को बसने नहीं देती। तो काफी अच्छा कोटेशन है विडार डी लाप्लास का। आप इस कोटेशन को अगर पॉइंट में डालते हैं तो काफी अच्छा बेनिफिट होगा, नंबर मिलेगा। ठीक है, हम देखते हैं कि पांचवा खनिज पदार्थ, जहां पर मिनरल्स, जहां पर खनिज सुलभता से मिल जाएगा वहां जनसंख्या अधिक होगा। हम भारत की बात कर ले, या तो भारत के अंतर्गत जितने भी दक्कन के पठार के अंदर या छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं खनिज का, वहां पर जनसंख्या काफी अधिक होता है। इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया चूंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, मगर वहां पर कालगुल्ली और कुलगाली जो सोना के खान है वहां पर जनसंख्या अधिक पाया जाता है। हम चिली की बात कर लें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली, वहां पर तांबा अधिक पाया जाता है क्योंकि वहां पर अधिक से अधिक तांबे का भंडार है, तो वहां पर भी अधिक जनसंख्या पाया जाता है उस क्षेत्र विशेष में। हम बात कर लें कि हम अगर अरब प्रायद्वीप की बात कर लें या पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी एशिया की बात कर लें, तो वहाँ पेट्रोलियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वहां पर जनसंख्या अधिक होगा। तो ये भौतिक कारक है। भौतिक कारक को एक बार देख लेते हैं। भौतिक कारक वे कारक है जिसमें जो स्वतः प्रदत्त होते हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा बने होते हैं, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, मनुष्य के द्वारा इसका सृजन नहीं किया जाता भौतिक कारक का। तो पहला है धरातली रचना या उच्च रिलीफ। तो रिलीफ में देखते हैं कि जो माउंट एरियाज हैं वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा, जबकि जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं क्लाइमेट्स में देखते हैं कि समशीतोष्ण जलवायु काफ़ी उपयुक्त होगा मनुष्य के अधिक आबादी के पीछे, क्योंकि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कृषि अधिक होगा, परिवहन अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा और बहुत सारी भौतिक सुविधाएं भी होंगी। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल को याद करना है कि एग्जाम्पल में हमको देखना है कि समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। चाइना, दक्षिण पूर्वी एशिया, हम बात कर सकते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होगा। मगर जो अति उष्ण या आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि हम बात करें उत्तरी कनाडा, हम बात करें अलास्का, साइबेरिया, हम बात करें कि अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा, पॉपुलेशन कम पाया जाएगा। हम देखते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जहाँ पर सॉइल काफ़ी अधिक उर्वरक होगा वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होगा। हमने वाटर सप्लाई की बात की, विडार डी लाप्लास का क्वेश्चन हमने देखा जलापूर्ति में। हमने फिर देखा खनिज पदार्थ के अंतर्गत हमने एग्जाम्पल देखा, हमने देखा कालगुल्ली, कुलगाली, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, चिली की बात कर लें, और हम बात कर लें पेट्रोलियम क्षेत्र पश्चिमी एशिया की बात कर लें। तो ये भौतिक कारक होते हैं। इस कारक को आपको अधिक से अधिक डायग्राम बनाना है और एग्जाम्पल लिख देना है, डील बहुत कम करना है इसमें, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला आता है मानवीय कारक। मानवीय कारक के पीछे वे कारक आते हैं जिसमें मानव खुद सृजन करता है, कुछ सिचुएशन कुछ क्रिएट करता है, जैसे कि नगरीकरण के कारण क्या होता है, अधिक पॉपुलेशन का सबसे अधिक प्रवास वहीं होता है, पॉपुलेशन सबसे अधिक वहीं होगा। तो देखते हैं पहला मानवीय कारक में है, हम देखते हैं कि नगरीकरण की बात कर लें कि विश्व संदर्भ की बात कर लें। अगर हम विश्व संदर्भ की बात करते हैं तो विश्व संदर्भ में अभी वर्तमान में 7 अरब से अधिक, मतलब मान के चलिए 7.8 अरब पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये जो 7.8 अरब जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, उसमें 20% बात कर लें, 20% जनसंख्या 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े नगरों में निवास करती है। मतलब 10 लाख से अधिक जो नगर हैं, हम देखते हैं कि भाई हम देख लेते हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं उसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का कौन सा बृहत्तम शहर होगा, तो आपको बताना है जापान की राजधानी टोक्यो जो है उसका जो समीपस्थ जो नगर है, जैसे कि याकोहामा। तो जो टोक्यो याकोहामा जो नगर क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है। फिर मिसिसिपी का जो क्षेत्र आता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि भारत की बात करें तो बृहत्तम मुंबई भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर में आता है। तो ये जो 20% जो आबादी है 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर में निवास करती है। फिर देखते हैं परिवहन साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखते हैं हम लोग कि जितना परिवहन के साधनों का विकास हो वहाँ पॉपुलेशन अधिक प्रवास करेगा, अधिक स्थानांतरित होगा और
अधिक से अधिक पॉपुलेशन होगा वहाँ पर, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवहन के साधन के अंतर्गत रेल परिवहन हो गया, सड़क परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया। जहाँ इस चारों तरह से जो परिवहन साधन से पूरा आबद्ध होगा वह नगर काफ़ी अधिक डेवलप भी करेगा और पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा वहाँ पर। हम देखते हैं तीसरा, हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, औद्योगिकरण। जहाँ पर उद्योग लगेंगे, जहाँ पर कारखाने स्थापित होंगे, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा, सब प्रवास करेंगे, सब आएंगे वहाँ और रोज़गार प्राप्त करने के लिए। और एवं क्या होगा, अधिक से अधिक कारखानों में क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो ये भी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। हम एग्जाम्पल बात कर लें, छत्तीसगढ़ संदर्भ की बात कर लें तो भिलाई स्टील प्लांट हो गया, या कोरबा की बात कर लें, या रायगढ़ की बात कर लें। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्री जो है, वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक मिलता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ की बात करें तो। फिर चौथा कारक देखते हैं हम लोग सोशल रिलीजियस फैक्टर्स में। देखते हैं कि जो सामाजिक एवं धार्मिक कारक होते हैं, जिसके जरिए कोई धर्म विशेष के जो संस्कृति कनेक्ट होते हैं। अगर बात करें कि हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो चारों धाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होंगे, क्योंकि वहाँ पर अधिक से अधिक जो दर्शन करने वाले जो श्रद्धालुओं का भीड़ प्रतिवर्ष लगा रहेगा। वो पॉपुलेशन के जरिए क्या होगा, प्रवास भी होगा, स्थानांतरित भी होगा, तो परिणाम स्वरूप जनसंख्या अधिक होगा। अगर देखते हैं कि विश्व का सबसे पुराना जो नगर रोम की बात कर लें, हम बात कर लें कि काशी की बात कर लें, बनारस की बात कर लें, तो यहाँ पर एक आप लोगों के लिए प्रश्न है कि बनारस के कितने नाम हैं। बनारस के कितने नाम हैं, आप कम से कम 3 नाम बताइए बनारस के नाम के, बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा। तो भारत के संदर्भ में देखें कि सबसे पुराना नगर जो भारत का है वह वर्तमान में हमारा बनारस ही है, ठीक है, वर्तमान तक अस्तित्व में है। तो ये देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारक भी इसमें देखते हैं कि भाई बड़े परिवार की जो मान्यता है वह भी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। फिर अगला देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर कृषि का विकास जहाँ अधिक होगा वहाँ पॉपुलेशन अधिक होगा, कॉमन सी बात है। कृषि में अधिक से अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है और जो क्षेत्र है उपजाऊ क्षेत्र, वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होगा। हम देखते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स होंगे, ऐतिहासिक कारक होंगे जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रहे होंगे। चाहे हम बात कर लें निजामुद्दीन की बात कर लें, चाहे हम लोग बात कर लें दौलतपुर बात कर लें, हैदराबाद की बात कर लें, बहुत सारे जो हिस्टोरिकल प्लेस जो है वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक वहाँ पर जो पर्यटक हैं आएंगे और जो पॉपुलेशन तो बढ़ाएंगे, ठीक है। देखते हैं कि हमको हिस्टोरिकल प्लेस की बात पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में देखते हैं कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है, अगर बात करें एग्जाम्पल के रूप में कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच जो पॉपुलेशन है अपेक्षाकृत कम होगा। उसकी वजह क्या है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का तनाव, दोनों देशों के बीच जो बफर जोन होते हैं, बफर जोन क्या होता है जो, तो हम देखते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर में देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में पाकिस्तान की बात कर लें और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की बात कर लें तो वहाँ पर पॉपुलेशन या जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। उसकी वजह है राजनीतिक कारक, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है उसके बीच हमेशा क्या है, तनातनी होती है, मतलब माहौल हमेशा गर्म रहता है। बफर जोन जो होता है वहाँ पर पॉपुलेशन कम पाया जाता है। 8वां पॉइंट देखते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जो नीतियाँ होती हैं परिवार नियोजन संबंधी, भारत के संदर्भ में देख सकते हैं। हम बात कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर अप्रवास नीति के कारण ही जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पा रही है। और उसके अलावा हम बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें, वहाँ पर भी कठोर जनसंख्या नीति क्रियान्वित है। इस कारण हम देख सकते हैं कि चाइना की बात कर लें, एक संतान की नीति वहाँ पर स्थापित है। ये इस कारण जो सरकार की नीतियाँ हैं वह क्या, पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ने नहीं देती, जनसंख्या वृद्धि को रोकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम देख सकते हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि जब पॉपुलेशन की बात करें तो मानवीय कारक की बात कर सकते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। तो पहला देख सकते हैं नगरीकरण, जहाँ पर नगर का विकास अधिक होगा जनसंख्या अधिक होगा। परिवहन साधनों का विकास में हम देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ट्रांसपोर्ट में देख सकते हैं, जहाँ परिवहन का विकास ज़्यादा हो पॉपुलेशन अधिक होगा। आपको एग्जाम्पल देना है कौन कौन सा क्षेत्र है, तो मध्य यूरोप का क्षेत्र हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होगा। औद्योगिकरण की बात आपको एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना है कि जो पश्चिमी यूरोप हो गया, चीन हो गया, हम दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, भारत हो गया, यहाँ पर सॉरी, तो ये जो क्षेत्र है पॉपुलेशन अधिक होगा।
फिर आता है सामाजिक एवं धार्मिक कारक में आ जाता है। फिर आता है कृषि का विकास, फिर ऐतिहासिक कारक, राजनीतिक कारक, सरकार की नीतियाँ। ये 8 पॉइंट हैं। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भौतिक कारक कौन कौन से हैं, या पूछ देगा मानवीय कारक कौन कौन से हैं जो जनसंख्या के वृद्धि को, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपको बताना पड़ेगा 2 पॉइंट को, भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक में 5 पॉइंट को आपको याद रखना है, डायग्राम सहित, एग्जाम्पल सहित बताना पड़ेगा। और आपको मानवीय कारक में भी कम से कम 8 पॉइंट याद रखने होंगे। और इसको आप ज़्यादा डील ना करें, एग्जाम्पल दें और कोशिश करें डायग्राम बना देने का, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है ये। जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व विश्व के संदर्भ में कहाँ पर है। मैंने यहाँ पर विश्व का मैप बनाया है, मानचित्र बनाया है, और यह विश्व के में जनसंख्या घनत्व के वितरण के प्रतिरूपों को बताएगा। टोटल 5 प्रतिरूप हैं, 5 प्रकार हैं वितरण के। पहला है अधिक घने बसे क्षेत्र। जी हाँ, पहला अधिक घने बसे क्षेत्र, मतलब जहां की आबादी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, वो अधिक घने बसे क्षेत्र में आते हैं। तो ये क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? गंगा, सतलज, यांगत्से सिकियांग, मिकांग, सिकियांग, जापान औद्योगिक पेटी, नील घाटी और जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है घने बसे क्षेत्र। घने बसे क्षेत्र जो 200 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की आबादी वाले क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत भारत, यूरोप और चीन के कृषि क्षेत्र आते हैं। जी, भारत के जो कृषि क्षेत्र आएंगे, ये आएंगे घने बसे क्षेत्र। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र मतलब जहां 50 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासरत होते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है मिसिसिपी का क्षेत्र, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड ये क्षेत्र आता है। उत्तर पश्चिमी भारत आता है, जो राजस्थान का जो क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो चीन का क्षेत्र आएगा, यूरोप का पूर्वी क्षेत्र आएगा, रूस का पश्चिमी क्षेत्र आएगा, अमेरिका का कुछ क्षेत्र आता है। ये आते हैं मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चौथा देख लेते हैं कम घनत्व वाले क्षेत्र। कम घनत्व वाले क्षेत्र जहां की जो आबादी है 5 से 50 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र आते हैं, घास मैदान आते हैं। घास मैदान का जो क्षेत्र आता है, ये जो है घास मैदान के क्षेत्र, मतलब जो प्रेरी, पंपास, लानोस ये जो क्षेत्र आते हैं, ये घास भूमि है जहां पर कम घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब 5वां आता है जनसंख्या विहीन क्षेत्र। जनसंख्या विहीन क्षेत्र कहां पर जनसंख्या विहीन होगा? जनसंख्या जहां पर नहीं पाए जाएंगे, हिमाच्छादित क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ दलदल क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, और जहां की जलवायु अधिक सख्त है, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से 5 जनसंख्या घनत्व के वितरण को देखते हैं। 5 में पहला आता है अधिक घने बसे क्षेत्र, जहां 400 से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और घने बसे क्षेत्र जहां 200 से 400, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र 50 से 250, फिर आता है कम घनत्व वाले क्षेत्र 5 से 50, फिर आता है जहां पर जनसंख्या विहीन क्षेत्र। तो इस प्रकार से 5 जो क्षेत्र है जनसंख्या घनत्व के वितरण के प्रतिरूप है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 5 पॉइंट को आपको बताना है, प्लस मानचित्र में इसको इंगित भी करना होगा। धन्यवाद।